क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ क्वेश्चन का मार्क आप लोग देख रहे होंगे कि 12 T1 अगस्त करके क्वेश्चन पेपर का कोड दिया हुआ है, तो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसमें 1 से लेकर 5 तक लगातार लघु उत्तरीय और 11, 12, 13, 14 तक का जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, सबका आंसर इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि स्त्री धन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में अंतर क्या था, तो इसका भी आंसर आपको यहीं मिलेगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार की 2 विशेषताओं को लिखें, इसका भी आंसर है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताइए। 5 नंबर में महाजन पद से क्या समझते हैं। आपको मात्र 5 ही लिखना है। पाँचों का आंसर अब हम लोग लगातार देखेंगे, ठीक है। पहले 1 नंबर का आंसर देखेंगे। फिर दिया हुआ है गुप्तकालीन मंदिरों की 2 विशेषताओं को लिखें। 9 नंबर में फयान कौन था। फिर 10 नंबर में कालिदास द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम बताइए। ये तो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा, लेकिन 1 से 5 तक का हम आंसर दे दिए हैं। और ये आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो गया, जिसमें है कि वर्ण व्यवस्था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करने के लिए एक अच्छा स्रोत कैसे है। फिर 13 में आर्यभट्ट ने विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। 14 में गांधार कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे दिए हैं। चलिए अब आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए ये लघु उत्तरीय है और प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, ठीक है। यानी भारत में किसी महिला को मिले हर उपहार को स्त्री धन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्त्री धन किसे कहते हैं, तो भारत में किसी भी महिला को मिले हर उपहार को स्त्री धन कहा जाता है। वह गिफ्ट उसे चाहे शादी पर मिले हों या फिर शादी से पहले या शादी के बाद, उसे मिले हर गिफ्ट पर उसी का पूर्ण अधिकार होता है और वह जैसे उसका इस्तेमाल करना चाहे कर सकती है, ठीक है। अब स्त्री धन के अंतर्गत देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। तो स्त्री धन में पैसा, गहने, जमीन या फिर रसोई घर की कोई भी आइटम हो सकती है। बस इतना आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या है। तो देखिए अनुलोम विवाह का सामान्य अर्थ है अपने वर्ण से निम्नतर वर्ण में विवाह करना, यानी अपने वर्ण से निम्नतर वर्ण में शादी कर लेना ही क्या है, अनुलोम विवाह है। और ठीक इसके विपरीत किसी निम्नतर वर्ण के पुरुष और उच्चतर वर्ण की कन्या के बीच संबंध स्थापित होना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, यानी इसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है, स्नानागार को, विशाल स्नानागार को, की 2 विशेषताओं को लिखना है। तो पहली विशेषता में लिख देंगे कि यह स्नानागार लगभग 12 मीटर यानी 40 फुट लंबा और 7 मीटर यानी 23 फुट चौड़ा और 2.4 मीटर 8 फुट गहरा है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट में यहाँ हम लोग लिख देंगे कि यह स्नानागार एक बड़े गढ़ परिसर का हिस्सा है। यह उत्तरी भाग में बना है और यह एक कृत्रिम टीले के ऊपर है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के 2 विशेषताएं, जो पहला पॉइंट में और ये दूसरा पॉइंट में लिख देना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार को लिखें। तो इसमें लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार, और यहाँ फिर लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई है। भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। यह उत्तर में मांडा, यानी जिसे जम्मू कश्मीर के नाम से इस समय जाना जाता है, वहाँ तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, और दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक, तथा पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। पूर्व में कहाँ तक? आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश तक, और पश्चिम में सूतकागोडर जो पाकिस्तान तक फैली हुई थी, ठीक है। फिर आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ महाजन पद से क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो महाजन पद को यदि हम सीधे शब्दों में समझें तो भारत के प्राचीन राज्य प्रशासनिक इकाई को ही महाजन पद कहते थे, ठीक है। भारत के प्राचीन राज्य प्रशासनिक इकाई को ही
महाजन पद कहते थे। इसका उल्लेख वैदिक काल में मिलता है और इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है जैसे देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि कहाँ से लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है और उसमें देवनागरी लिपि आ जाती है। लेकिन वहीं खरोष्टी लिपि की बात की जाए तो यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है और इस लिपि के अंतर्गत फारसी आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। फिर अब यहाँ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर दर्जा दिया जाता था। धर्म का पालन करने के लिए किए गए बलिदान और योगदान के आधार पर स्थिति भी निर्धारित की गई थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था की तरह कठोर नहीं थी। में गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है कि ये यूनानियों के सौंदर्य देवता अपोलो की अनुकृति लगती है। गंधार जो कला है उसमें बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है कि ये यूनानियों के सौंदर्य देवता अपोलो की अनुकृति लगती है। इसमें बुद्ध को प्रायः घुंघराले बाल व मूछ, ललाट पर अण्णा यानी भौरी, सिर के पीछे प्रभावमंडल वस्त्र जो है वो सलवट युक्त और चप्पल पहने हुए दर्शाया गया है। तो ये आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। ठीक है।